प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत-बहुत स्वागत। उससे आपके पिछले वीडियो को दर्शकों का बहुत प्यार मिला और उस वीडियो में जो हमारी आखिरी बात थी, वो थी कि नारायणास्त्र पर हम बात करेंगे और उसके आज के इम्प्लीकेशन पर। तो सर, सबसे हाँ पहले ज़रा-सा क्लियर करिए कि ये नारायणास्त्र है क्या? और आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है? जी, नारायणास्त्र वैसे देखें तो महाभारत की कंसेप्ट है। ओके, ये अश्वत्थामा ने चलाया था। अश्वत्थामा या भगदत्त भगदत्त था शायद। तो उसमें ये था कि नारायणास्त्र की विशेषता ये थी कि ये विष्णु की शक्ति थी, नारायण शक्ति थी और उसका मुकाबला करने को कोई भी समर्थ नहीं था। कितना भी बड़ा वीर हो, कितना भी देव हो, कुछ भी हो, अगर वो उससे लड़े, खड़ा हो उसके सामने, तो उसका नाश तय था। तो नारायणास्त्र का लेकिन अगर आप शस्त्र फेंक दें और उसको प्रणिपात करें, दंडवत करें, तो वो वापस चला जाता था दूसरे शिकार की खोज में। आपको वो बिना कुछ किए दूसरे शिकार की खोज में चला जाता था। ये हुआ नारायणास्त्र। अब वहां नारायणास्त्र में हुआ क्या कि अर्जुन को तो कृष्ण ने बोला कि भाई तू दंडवत कर ले, ये वापस चला जाएगा। अर्जुन ने तो कृष्ण की हर बात माननी थी, उसने मानी। भीम लड़ता रहा नारायणास्त्र से, ठीक है। और अब ये भीम नाम याद रखिए, आगे थोड़ा इसका महत्व आएगा। भीम नारायणास्त्र से लड़ता रहा तो नारायणास्त्र मतलब भीम फिर निर्बल पड़ता रहा, निर्बल होता रहा। तो कृष्ण दौड़ के चला गया, उसके हाथ से उसने गदा वगैरह जो भी उसके हाथ में शस्त्र था खींच के फेंक दिया, बोला तू मरेगा इसके सामने, दंडवत कर ले और निकल जा। तो भीम ने फिर दंडवत किया और नारायणास्त्र निकल गया। ये रही मतलब नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसके सामने कितना भी बड़ा ये हो उसकी मात्रा नहीं चलती थी, ठीक है। ये हो गया पुराण का नारायणास्त्र। जी सर। आज नारायणास्त्र में किसे कह रहा हूं? इस्लाम को। हुँ। ओके, बहुत बड़ा क्योंकि बहुत बढ़िया कोरोलरी बैठाई सर आपने। हाँ, और उसमें क्या होता है, देखिए नारायणास्त्र मतलब इस्लाम को नारायणास्त्र बनाता कौन है? जो भी हमारे यहाँ यथास्थितिवादी होते हैं। हुँ, मतलब किसी की अगर बिजनेस में वगैरह एक पोजीशन हो गई, हुँ, करोड़पति हो गया आदमी, हुँ, तो फिर वो खुद सह लेगा और दूसरों हुँ। को भी सहने पर मजबूर करेगा, लेकिन जो है वो खोना नहीं चाहेगा। उसके मन में वो डर है कि जो उसके पास है वो खो देगा, तो वो ना खुद लड़ेगा और ना अपने लोगों को लड़ने देगा। इनफैक्ट वो उनके पीठ में खंजर भी भोंक सकता है कि तू क्यों लड़ा, अब तेरे लड़ने के कारण मुझ पर भी तबाही आएगी। हुँ, वो हो सकता है कि उनके हाथ पांव बांध के नजर कर दे। हुँ। तो कुल मिला के अपने स्टेटस को जो है वो केवल अपने टेरर के कारण इस्लाम को नारायणास्त्र बना देते हैं। लेकिन एक छोटा-सा सवाल सर, जैसे और महाभारत काल का जो नहीं, एक सेकंड। जी, और दूसरी जी। बात क्या है कि आजकल आजकल हुँ, ये जो मतलब आज तक कम से कम कांग्रेस वगैरह जो भी उनके जर खरीद गुलाम थे, या यूं कहिए कि हुँ, मत खरीद गुलाम थे। जर खरीद हुँ, तो हुँ। नहीं, हाँ, जर खरीद में पैसे देने होते हैं। ये मत खरीद हुँ, गुलाम थे, वोट खरीद जी, गुलाम थे। तो ये हुँ। उनके वोट खरीद गुलाम जो थे, कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, सपा हो, जो भी हो, तो इन सबको देखिए सरकार का विरोध कोई नहीं कर सकता। हुँ, तो ये अश्वत्थामा बन गए, सरकार नारायणास्त्र बन गया इनके लिए। हुँ। समझ रहे हैं आप? लेकिन एक एक छोटी-सी बात सर, हम्म, कि नारायणास्त्र के सामने जो झुक जी, गया, नारायणास्त्र उसको छोड़ के चला जाता था। पर हाँ, जो आपने प्रेज़ेंट कोरोलरी दी है, प्रेज़ेंट उसका जो एग्ज़ाम्पल दिया है इस्लाम को, हम्म, तो उसके सामने यदि कोई झुक जाता है, तो वो उसको उसी अवस्था में नहीं छोड़ता है। वो हाँ, झुकने बिल्कुल। वाले को अपने नहीं, जैसा बनाकर जी। एक मिनट, वो उसे यूज भी करता है, ये थोड़ा सा फर्क है। हुँ, देखिए हुँ, नारायणास्त्र वैसे भी सात्विक शक्ति थी, हुँ, ये एग्ज़ैक्टली। तामसिक है।
ये तामसिक है। ये आसुरी है। ये आसुरी है, विशुद्ध आसुरी है। हाँ, तो ये उसमें तो थोड़ा फर्क तो आएगा, हाँ, सात्विक और ऑफ तामसिक में कोर्स। थोड़ा तो फर्क आएगा। और जी। नारायण की शक्ति थी जो असुरों को हुँ, मारने के लिए थी, मतलब आसुरी गुण के दमन के लिए थी। हुँ। यहाँ ये आसुरी शक्ति है। पर केवल एक लगातार मतलब क्या लड़ है, पर नहीं मतलब लगातार लड़ते रहने की प्रवृत्ति है। हाँ, नहीं लड़ते रहने की प्रवृत्ति किसकी है? किसी की नहीं है। हुँ, देते नहीं ना, देखिए स्टेटस कोइस जो है, यथास्थितिवादी हुँ, जो भी है, हुँ, उसको ये को-ऑप्ट कर लेते हैं। हुँ, मतलब जैसे उन दिनों के राजाओं को वगैरह उन्होंने को-ऑप्ट कर लिया। हुँ, राजा को-ऑप्ट हो गए, अपने ही प्रजाजनों को राजाओं ने मारा वगैरह। हुँ, इनके बिहाफ पर हिंदुओं ने अत्याचार किए, इनके जैसे अपने लोगों पर, हुँ, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये अगर बढ़ने दिया जाए तो हमारी पोजीशन खतरे में आएगी। तो ये तो क्या कहे, घोड़े बेच के सोते भाई आराम से। हुँ। हिंदू अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए इनको ये करेगा। जैसे और शायद मिर्जा वैसे जी। जयसिंह को शिवाजी महाराज ने ऑफर दी थी। मतलब हुँ, किंवदंती है या शायद डॉक्यूमेंटेड भी हो हुँ, कि हुँ, उन्होंने ये कहा था, मतलब मैं उपमा की बात कर रहा हूँ, शब्दों की हुँ, बात, हुँ, एग्जैक्ट ऑफर में भी डिफरेंट। हुँ, तो ये था कि आप दिल्लीश्वर बने, मतलब हुँ, आप इतने ताकतवर है कि आप दिल्लीपति बन सकते हैं। हुँ, सभी हिंदुओं का हम एक अगर संगठन बना ले, आप हुँ, उसके मुखिया बने, और मैं, मतलब ये बात महत्व की है, मैं आपके घोड़े की लगाम पकड़ के आपके आगे चलूंगा। हुँ। जयसिंह ने मना कर दिया, नमक खाया है मुगलों का। हुआ क्या, औरंगजेब ने जहर दिला के, और मतलब देखिए ये जयसिंह की धाक थी कि शिवाजी जब दरबार में फन उठाकर खड़े हो गए, तो जयसिंह तो औरंगजेब ने बाकियों को रोका। ये अनप्रेसिडेंटेड था। क्योंकि जयसिंह ने औरंगजेब को बोला था कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए, ये मेरे कॉल पे आया है, मैंने वचन हुँ, दिया है कि तुम्हें कुछ होगा, तुम मारे नहीं जाओगे। हुँ, तो औरंगजेब जैसा आदमी, औरंगजेब महाकमीना आदमी है, ये काफिर को दिए हुँ। हुए वचन की लाज रखेगा? कुछ उसकी असंभव अपनी है। नहीं, हाँ, ये उस जयसिंह का काफिर पावर, के, ही हाँ टॉक्ड फ्रॉम हिज ऐसे, स्ट्रेंथ। औरंगजेब को वो ये काफिर की ताकत का डर था, उसके अपने वचन की लाज नहीं रखना था। तो हुँ, उसको तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, काफिर काफिर को दिए हुए शब्द से मुकर गया तो उसको क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। हुँ, तो जयसिंह की ताकत थी, उसका डर था, इसलिए उसने वो वचन रखा। लेकिन जयसिंह को ये ताकत समझ में नहीं आई। और लेकिन जब शिवाजी आगरा से पलायन कर गए, जब उनको पता चला कि ये तो यहाँ ऐसे भी नजर कैद में रख के मरवाने वाला है, हुँ। तो उन्होंने पलायन किया आगरा से। फौलाद खान की कोठी में जाने से पहले वो राम सिंह की हवेली से भाग गए। तो उसका जिम्मा औरंगजेब ने राम सिंह पर डाला था, जो जयसिंह के बेटे थे, मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे थे। और चूंकि शिवाजी भाग गए, राम सिंह को आसाम भेज दिया उसने, और जयसिंह को दरबार आने से मना, राम सिंह को, बाप बेटे को दरबार आने से मना कर दिया। और जयसिंह की जो जहर से मौत हो गई, ये माना जाता है कि औरंगजेब का ही हाथ था। 100% रहा होगा, कोई डाउट ही नहीं है। अब अपुष्ट है, लेकिन डाउट करने को मन नहीं होता। जैसा हुँ, औरंगजेब था, उसमें डाउट, सर औरंगज़ेब नहीं, वो पूरी वो हाँ, पूरा खानदान वैसा पूरी था, जो पूरी कौम की कौम हाँ, वैसी पूरी है सब। कड़ी जो चली आ रही है, जिसने अपने 3 भाई मरवा दिए, बाप को बाप को, इतनी बुरी तरह। हाँ, बिल्कुल, तो क्या ही कहेगा कोई। हाँ, ख़ैर, सो मतलब इसी बात पे सर जैसे बात हो हुँ, रही है आजकल की, ये जो पूरी कड़ी है, ठीक है? नहीं, 1 मतलब हम मिनट, जैसे ही ये बात जी, नारायण अस्त्र का हम फिनिश कर देते हैं। प्लीज़। हाँ, तो बात ये थी कि नारायण अस्त्र में मतलब ये लोग अभी स्टेट पावर को यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेट नारायण अस्त्र है, हुँ, तो ये अभी स्टेट को यूज़ कर रहे हैं।
ओके, राइट। आप अब वहाँ स्टेट से नहीं लड़ सकते हैं, आप स्टेट लगातार से नहीं नहीं लड़ लड़ सकते हैं। हाँ, हुँ, और स्टेट में क्या है कि ये अपने एसोसिएट्स को यूज़ करते हैं वामपंथी, हुँ, जिनके माध्यम से ये कानून बनवा लेते हैं। अब देखिए कानून, पर्यावरण वगैरह का डर दिखा के वामपंथी जो है हिंदू के हाथ से धंधे छुड़वाते हैं। क्या वो धंधे गायब हो जाते हैं? हुँ, धंधे बंद हो जाते हैं? नहीं, हिंदू उस धंधे से बाहर हो जाता है। हुँ, उस धंधे का जो प्रोडक्ट है, उसका एंड यूज़र, उसको सप्लाई बंद नहीं होता। वो आता कहाँ हुँ। से? उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका ओनरशिप पूरी नहीं, तरह नहीं, 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 प्रोडक्ट जो देखिए, चला जाता है दूसरे आप के हाथ में। 1 मिनट, 1 मिनट, आप कुछ बना रहे हैं जिसमें कोई हुँ, प्रोडक्ट लगते हैं, हुँ, मतलब एंसिलरी या रॉ मटेरियल है जो भी है, हुँ, कुछ लग अब वो जो मैन्युफैक्चरर है, उसको कानून बनाकर धंधे से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन आपका बिज़नेस चालू है, क्योंकि आपको सप्लाई मिलता है। आप कहते हैं मुझे सप्लाई मिलने से मतलब, मैं तो मेरा धंधा बंद नहीं करूँगा, हुँ, ठीक है। आप कहते हैं भई देखो अभी वो तो धंधे से बाहर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेट से थोड़ी लड़ सकते हैं। हुँ, लेकिन बात ये है कि आपको प्रोडक्ट कहीं इम्पोर्ट नहीं करना पड़ रहा, आपको प्रोडक्ट यहीं है, बैठे-बैठे आ जाता है। आने वाले की शक्ल अलग होती है, आपको हुँ, पता है कहाँ से आ रहा है। पॉल्यूशन कहीं राइट। से भी कम नहीं होता, इनफैक्ट शायद बढ़ ही जाता है। लेकिन वहाँ फिर जी, वो पॉल्यूशन इंस्पेक्टर नहीं जाते। और उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो ऑथराइज़्ड कनेक्शन जाता है या कटिया डाल के जाता है। ये सभी मतलब सर एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, जो आप कह रहे हैं जस्ट याद आ गया इसलिए, कानपुर हुँ, अरे वाज़ अ टैन इंडस्ट्रियल सिटी। लेदर लेदर का तो मतलब क्या ही कहें। ये नहीं सर, मुज़फ़्फ़र अली के सुहासिनी ये अली, सुहासिनी, हाँ, वो मुज़फ़्फ़र अली की बीवी, मुज़फ़्फ़र अली की पहली बीवी सुहासिनी पहली अली बीवी, हाँ, वहाँ से हाँ, सीपीआईएम की मालूम है, कैंडिडेट थी, सांसद ही मालूम लड़ी। है, मालूम है। और रंजय त्रिपाठी जी जो हैं, उनके हाँ, पिताजी भी कानपुर में काम करते थे। रातों-रात सर मतलब इन्हीं कम्युनिस्टों के कारण, वामपंथियों के कारण और सुहासिनी अली वगैरह के कारण कितनी फैक्ट्रीज़ बंद हो गईं हुँ, और इनको वहाँ से निकलना पड़ा। पर कानपुर के वो हुँ, धंधे जो हैं, लेदर टैनरीज़ वो सब वो चलता रहा। वो चलता रहा। उसकी ओनरशिप जो नहीं आप तो कह रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली वही हुआ। और बिजली का सुहासिनी जो सर सुहासिनी अली हो गई ना, हाँ, बस वो हुँ, ओनरशिप वैसे ही है। हुँ। और वो मुज़फ़्फ़र अली वो ये सिर्फ़ जीवन में 1 पिक्चर 2 पिक्चर बना के जो है जीवन पर्यंत वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। ख़ैर अ, दूसरा सर लो वही उसी कानपुर में एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनी, उसके बिजली की व्यवस्था पे कटिया लोहा करके है वो बड़ी फ़ेमस डॉक्यूमेंट्री थी, नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री थी, हुँ, कि कानपुर में जो कटियाबाज़ या कटियाबाज़ करके नाम था डॉक्यूमेंट्री का। तो वहाँ पे एक आदमी को दिखाया कि वो कैसे ट्रांसफ़ॉर्मर्स के भीतर घुस-घुस के बिना डर के, बिना मतलब उसको डर नहीं लगता था, वो सबके लिए कटिया लगाता था और छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी जो है वो कटिया से ही बिजली दे देता था और कहीं कटती थी तो वो अरेंज कर देता था। लोहार सिंह या कुछ ऐसे ही नाम था। और उसमें ऑफ़ कोर्स उन्हीं इरफ़ान सोलंकी का भी ज़िक्र है जो वहाँ का विधायक था सपा से। इरफ़ान सोलंकी नहीं कुछ और इरफ़ान करके ही नाम था। तो वो जो है डीएम से वहाँ और यूपी नेडा की जो वहाँ चीफ़ थी उनसे लड़ पड़ा और वो सब सीन है उसमें कि और वो सिर्फ़ इसलिए कि उसके इलाके से बिजली ना कटे और बिल हम नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। तो जो हुँ, बिल अधिकारी लेने जाते थे, उन लोग को मार के भगाया था और मेरा एक फ्रेंड भी है, उसका भी यही कहानी था। अखिलेश राज में संडीला में पोस्टेड था इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ जब वो उन इलाकों में जाता था बिजली के वसूलने, तो पैसा तो नहीं मिलता था, वो बस सर उसको दौड़ा के बस किसी तरह थाने में छिप गया था, समहाउ हुँ, बच गया। ये उसमें मतलब ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बचपन से तो ये सब हम लोगों ने देखा ही है। हुँ, और शायद इसीलिए 2017 से पहले जब मोदी जी आए थे चुनाव प्रचार में, 2017 के चुनाव में यूपी में, तो उन्होंने जब ये कहा था कि बिजली नहीं आती और बिजली कहाँ दी जाती, कैसे दी जाती, तो दिस रेज़ोनेटेड विद अस, विद द हुँ, पीपल ऑफ हुँ, हुँ, यूपी हुँ, बिकॉज़ हुँ। वी हैव लिव्ड दिस आवर एंटायर लाइफ एनी व्हिच अरे वे। आपके हक की मतलब आप जिसके पैसे देते थे, वो बिजली मुफ्त में मुफ़्त माँग को जाती थी। इसीलिए लोग हमेशा यूपी पीसीएल और जितने आपके स्टेट बोर्ड्स हाँ, हैं, ब आप मतलब देखिए पूरा सबसे ज़्यादा लॉसेस में रहते हैं। मेहनत आपकी और हुँ, फ़ायदा मुफ़्त माँग में जो मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी का तो आपने बहुत अच्छा नाम रखा है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी। है।
हाँ, मेजॉरिटी तो है और मुफ्त हाँ मांग भी है। मेजोरिटी, हाँ ये तो माइनॉरिटी आपने नहीं, बोल वो दिया, मुजोरिटी है, मुंह से जो मेजॉरिटी चाहिए वो है। जी। है। तो और ये यही प्रवृत्ति। जी। नहीं, तो ये जो था, मतलब समाजवाद की जब हम बात करते हैं, वो जब बात करते हैं बेरोजगारी और ये और सरकार का ये, मैं तो कभी-कभी ये सोचता हूँ, देखिए टैक्स की जो बात करते हैं ना, थोड़ा-सा डाइवर्जन है। टैक्स की जो बात करते हैं, गरीब को टैक्स नहीं लगना चाहिए। अमीर को टैक्स लगाओ, गरीब को टैक्स मत लगाओ। अरे भाई साहब, मैं 10% 15% टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 2% ही सही। लेकिन संख्या इतनी है ना, हाँ वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है, मतलब 2% आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन सरकार का कलेक्शन कितना बढ़ जाएगा। और आपसे वो 2% भी नहीं आता, इसलिए आपको लगता है कि मुफ्त में खाना आपका हक है, गरीब 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 करके। तो हम्म। आप, मतलब उसके वजह से बाकी महंगाई कितनी बढ़ती जाती है, क्योंकि लोड सर कहीं ना कहीं तो जाएगा। सर यही टैक्सेशन जो है, यही तो आज तक बात होती रही है कि जो रिच फार्मर्स हैं, हम्म, फार्मिंग पे टैक्स नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है कि पी चिदम्बरम अपने कह अरे सकते वो हैं कि हमने छोड़िए गमलों में बात। गोभी उगाई है और करोड़ों रुपए कमाए हाँ, हैं। सुप्रिया सुले के, मैं एक हाँ, बात कह वो रहा हूँ सर। बैंगन, हाँ वो बैंगन आप थे। टोटल एग्रीकल्चर इनकम का, अगर आप जो भी भारत में एग्रीकल्चरल इनकम है, लेट्स से इट्स सम 10 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़, वट एवर इट इज। एक और बात आपने आपको कहा बता उसी दूं। उसी इनकम पे अगर नहीं दो नहीं, परसेंट भी टैक्स लगा दो यार। एक बात हम्म। आपको बता दूं। अफ्रीका में फार्म्स है, इनकी इनकम एग्रीकल्चरल है, वाकई इनकी इनकम एग्रीकल्चरल है। बस वो हम्म। एग्रीकल्चर भारत में है या अफ्रीका में है या और कई देश में है, वो जरा देखने की बात है। और यहाँ शॉर्टेज करा के वहां से माल आता है, हम्म। इंपोर्ट। हम्म। समझे आप? जी। ये सब काले धंधे चलते हैं इनके। अरे तो सर ये, इनका काला, मैं इनके इन लोगों की काले धंधे की बात बताऊं। ये आपके रॉ मटेरियल्स पे चूंकि कब्जा है, तो उसकी जो वैल्यू एडेड सर्विस प्रोडक्ट है, लेट्स से मीट पर इनका कब्जा है मुसलमानों अरे का, मीट ठीक है। की, एक मिनट, तो मीट पे आ रहा था। देखिए एक बात बताता हूँ, मीट पे कहीं टैक्स नहीं है, ठीक है। रॉ मीट पे कहीं टैक्स नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। और कितने का बिकता है रॉ मीट, आपके यहाँ क्या भाव है? 200 रुपए का चिकन है और 700 रुपए का मटन है। हाँ, मैं मटन की बात कर रहा हूँ। 700 रुपए का मटन, ठीक है। गरीब का खाना है मटन। बिल्कुल नहीं। तो तो फिर उसको टैक्स मिडिल क्यों नहीं क्लास लगे? एंड। नहीं, तो फिर उसको उस पर टैक्स क्यों ना लगे? देखिए हम अगर, अब खाने वाले जो है 700 रुपए से, खरीदार जो है मोस्टली तो हिंदू ही है, बेसिकली हिंदू है। ज्यादातर तो हिंदू नब्बे ही है। परसेंट हिंदू है सर। हाँ, तो ये 90% हिंदुओं का टैक्स, पैसा जो है, वो जक़ात के मार्फत जिहाद को क्यों जाए भाई? टैक्स जाए उसमें कम से कम। और टैक्सेशन से कम ये होता है कि जो बेचने वाला है, बनाने अकाउंटेबिलिटी, वाला है, हाँ सब इन सिंक आते हैं, ऑन हाँ। ऑन ऑन ट्रांजैक्शन आते हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। नहीं, ये सिर्फ कैश पे। मेरा तो ये खाने वाले हिंदुओं से ये आग्रह रहेगा। मैं उनसे ये तो नहीं कहूंगा आप क्यों खाते हो, आप वेजिटेरियन बन जाओ, नहीं, मैं नहीं उस नहीं पचड़े में बिल्कुल नहीं नहीं। पड़ता। हाँ, उस पचड़े में हम्म। नहीं पड़ता, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। हम्म। लेकिन भाइयों, अगर आप 700 रुपए से टैक्स लेते हो ना, तो कम से कम उसको टैक्स फ्री मत रखिए। नहीं, और आप ये इंसिस्ट करिए कि जैसे इनका एक इंसिस्टेंस है, दुराग्रह है कि हम हलाल खाएंगे, या जो भी अपने धर्म जोड़ के इन्होंने हाँ कर हाँ। रखा है। हलाल का मतलब है कि खाली मुसलमान के हाथ से आएगा तभी खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, यही एक सीधा अरे मतलब है। हलाल का सीधा मतलब, एक कि मिनट, मेरा अब पैसा यहाँ, मुसलमान के पास ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरे पैसे मतलब मुसलमान का पैसा मुसलमान के फायदे में, हिंदू के बस। फायदे में नहीं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इनका हिंदू के इनका नुकसान, कंसेप्ट दूसरा है सर। हिंदू के नुकसान में जाए तो ज्यादा सवाब है। हाँ, मैं उनका इनका कंसेप्ट ये है कि दूसरे का पैसा मेरे अंदर आ जाए, मेरे सिस्टम में आ जाए, मेरे सिस्टम का पैसा मेरे अंदर ही रहे। अब मैं आपने शाकाहार की भी बात की। हम्म। तमाम सब्जियों का कंट्रोल, उसका चूंकि पैसा आ गया है, तो पैसे से क्या करते हैं कि ये वहां पे जाके हिंदू व्यापारियों को हटाते हैं, ठीक है। धन हम्म। बल से चाहे जैसे भी, और अपनी सरकार के
तो सब्जियों की डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल इनके पास है, हाँ, मैं फलों की जानता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रोल इनके पास है। यहाँ तक कि जब मैं वैल्यू एडेड की बात करता हूँ सर, गुजरात में, राजस्थान में, कई जगह पे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, जय मां अम्बे शुद्ध भोजनालय। हाँ, मैं विशुद्ध जानता हूँ। खाना मिलेगा आपको, शुद्ध हाँ, शाकाहारी खाना मिलेगा। आप हवा नहीं लगा पाएँगे कि मूर्ति-वूर्ति सब रखी रहेगी हाँ, बिल्कुल। और होगा वो किसी ओनरशिप, चलाने वाला भी हिंदू हो रहा होगा उस समय, नौकर वहाँ पे नहीं, ब नहीं, नहीं, ब नहीं, नहीं, बंदा वो बैठा, बैठे नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, वो नौकर नहीं, वो सब ये कश्मीरी वगैरह जो है ना, कलावा वगैरह बाँध के हाँ, सब तिलक-विलक हाँ, लगा के हाँ, मतलब स्वांग बाकायदा, पूरा रचते हैं। पूरा। और होगी स्वांग ओनरशिप उन पूरा रचते हैं। मुसलमानों की। और सर नहीं, नहीं, ये ओनरशिप नहीं, एम्प्लॉयी भी वही होते हैं, एम्प्लॉयी भी वही हुँ, होते हैं। हुँ। एम्प्लॉयी भी वही नहीं, होते हैं। और हाँ, ये एक बात नहीं, गुजरात में एक बात बताता हूँ जी, संदीप, एक बात बताता हूँ। हमारे लोग जो है ना, मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास फैमिली डिनर पे जाती है होटल में। हुँ, अब पति ने अगर बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे झटका चाहिए, मैं हलाल नहीं खाऊँगा। हुँ, जो उसकी पूरी फैमिली बैठी है, वाइफ से स्टार्ट होकर, हुँ, वाइफ, बेटी, बेटी, बेटा, बहन जो भी है, वो उसको हुँ, कोसे कि भाई तू इतना क्यों अड़ियल है। हुँ, अब आके बैठ गए ना हम, हुँ, तो बस आके बैठ गए, दे जस्ट पार्क्ड देमसेल्व्स। हुँ, तो वो कहते हैं अभी उठेंगे नहीं यार, तू भी क्यों इतना अड़ियल है, पहले से दूसरी होटल देख लेता। और नहीं तो वो बोलते हैं दूसरे होटल में जाएंगे, तो बोले नहीं ये स्टेटस का होटल है, हम ये होटल में एग्ज़ैक्टली। जाएंगे, यहाँ सेल्फी लेंगे, डालेंगे तो फ्रेंड सर्कल में हमारा भाव बढ़ेगा। तो वी आर सच फूल्स। सर, हम मिडल क्लास अक्सर, मैं आजकल सुन भी रहा हूँ, क्योंकि चुनाव में माहौल आ गया है, तो अरे मोदी सरकार ने गरीबों को तो सब कुछ कर दिया, अमीरों के लिए कर दिया, मिडिल क्लास के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। ये ये मेरे सुनने जानबूझ में आ के, रहा हाँ, ये नहीं, ये है। जानबूझ के होता है, ये जानबूझ नहीं, के नहीं, होता है। मतलब क्या है, नहीं, एक मिनट, डिप्राइवेशन का जो ये है ना फीलिंग, ये डिप्राइवेशन का फीलिंग वो हमेशा कल्टीवेट करते हैं वामपंथी। तुम्हें क्या हुँ, दिया, तुम्हें क्या दिया। और ये कभी भी किसी वामपंथी को बोलते हुए देखा है आपने कि सरकार से मुसलमान ऐंठते हैं, हिंदू को क्या देते हैं। और कोई भी मुसलमान लीडर जो है ना, वो बात करेगा, ये गवर्नमेंट ने मुसलमान को क्या दिया। मैं सारे मैं तमाम इंडिया से बात करता हूँ, मोदी से पूछता हूँ, आपने मुसलमान को क्या दिया। आप समझ गए होंगे ये हाँ, अंदाज से मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसका नाम तो पिछली बार रखा गया था सर, वो फसादुद्दीन अवैसी। फसादुद्दीन। तो हाँ, यही तो है नौटंकी इनकी। मतलब ये बेशर्मी से पूछते हैं, इनको कोई धड़क, आई मीन पुरजोरी से पूछता नहीं। भाई एक बात बताओ, आज तक मुसलमान ने भारत को क्या दिया? खाने वाले मुंह और लड़ने वाले हाथ। व्हाट एग्जैक्टली इज द कंट्रीब्यूशन? सर मैं तो ओवैसी से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा ज़िंदगी में कभी, कि हैदराबाद के आस-पास से 80 से 90 से लेकर एक एक अजीबो-गरीब फिनोमिनन चला कि दुबई से और विदेशों से हाँ, शेख हाँ, आते थे वो तो और बच्चियों को खरीद के लेके जाते थे। मालूम है तुम्हारे मुझे। बाप वहाँ से 47 से आज तक सांसद रहे हैं। या तो तुम बेनिफिशियरी थे उस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, या तुम जानते थे, तुमने रोका नहीं। यू आर अ पार्ट ऑफ इट। हम्म, व्हाट वर यू डूइंग अबाउट इट? कम से कम इतना तो पूछना तुम चाहिए कि जो तो तुम कर ये हिंदुओं की बात छोड़ दो, तुमने अपनी मुसलमान बेटियों को बेचा है। ये तुम्हारे सामने बिक रही कम थी, से कम। तुमने क्या किया? इट हाँ, वाज़ अ बिल्कुल। स्लेव ट्रेड। हाँ, फ्लश व्हाट रेट डिड थी। यू डू? हाँ, तो ये खैर, जो है ना। फसादुद्दीन की बात छोड़ देते हैं। मैं एक्चुअली उसकी बात कर रहा था सर, कि हमारे जो मिडिल क्लास हैं, ठीक है? हम्म, हम्म। अब इनको आजकल ये शौक चढ़ा है कि अरे मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, गरीबों को दे दिया, हमको नहीं दिया। ये सब इनके दिमाग में नहीं, है। नहीं, ये अब जानबूझ वामपंथ के से आ ये गया है, जा, कहीं से आ गया, ये कैसे? नहीं, नहीं, वामपंथी ये देखिए क्या है, ये किसी को भी चढ़ाना बहुत आसान है। अरे छोटी सी बदल मत देखिए, ये पूरा वामपंथियों की जो कुलदेवी है ना, मैंने आपको बताया था कभी, हुँ, इनकी हुँ। कुलदेवी जो है वो मंथरा है। गुड वन। और वामपंथी तो कोई वही न कहता है देखिए, जैसे मंथरा का था ना, कि मुझे, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ, तेरे प्यार के लिए मैके से तेरे साथ आई हूँ। मैं मुझे कौन-सी तो रानी बन जाऊँगी? हाँ,
कौन हो न हमें कहानी, हाँ। चेरी ही रहूंगी न बनूंगी रानी। हम्म। तो उसने बोला मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका क्या है, मतलब मंथबा का यही गुण है। अभी मंथबा की भी तरफदारी करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं आजकल, तो मैं उसमें नहीं जाता, बस एक गुण में जाता हूँ। मैं ये एक्चुअली सर अपनी बताते बात हैं, ये एक बात बताता हूँ, वामपंथी को ना, किसी वामपंथन महिला को आप भले किसी घर में रखेंगे। एक हमारे एक मित्र है फेसबुक पे, वैसे पर्सनल भी मिला हूँ, प्रफुल्ल झा करके। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा था, वामपंथी वो है जो पतंग और डोरी में बैर करवाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मतलब सही बात। इससे इससे और क्या करेंगे आप? वो पतंग और डोरी से डोरी को लड़वाता है, दो को लड़वाता है अपने आपस में। और ये एकदम सटीक बात कही है सर, क्योंकि ये मतलब ये अनुभव भी है कि जैसे माँ बाप को बच्चों से लड़वाता है, बच्चों को माँ बाप से लड़वाता है, और ये जब पतंग कट जाती है तो कटी हुई पतंग इनके आंगन में ही कहीं ना कहीं गिरती है, बिल्कुल, उसीलिए तो कटवाते हैं। इसीलिए कटवाते हैं। तो ये और बच्चे जो माँ बाप से लड़ते हैं किसी भी वामपंथी विचारधारा के कारण, आजकल एलजीबीटीक्यू, पहले प्यार मोहब्बत और विधर्मी से शादी और ये वो जिस भी तरीके से, या करियर या सपने और उड़ान फिल्में और ये सब देख दाख के, तो ये बच्चे जब अपने माँ बाप के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल आते हैं तो किससे प्रभावित होते हैं? फिर इन वामपंथियों से ही प्रभावित होते हैं, और जब प्रभावित होते हैं तो उनकी जीवन शैली बदल जाती है। और माँ बाप का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो माँ बाप का इन्फ्लुएंस नहीं है। माँ बाप के प्रेम की छाया से निकलते हैं, माँ बाप की हम्म। चिंता से निकलते हैं। हम्म। वो माँ बाप को अपना बेनिफिट, अपना क्या कहते हैं, अपना भला, अपना हितचिंतक समझना बंद कर देते हैं। इन्फ्लुएंस के अंडर किसके आ जाते हैं? तो वामपंथियों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हम्म। मैं सर वो बात अपनी मिडिल क्लास वाली जरूर कहूंगा, क्योंकि बात अर्थ की भी हो रही थी, आर्थिक उसकी हो रही थी, तो ये था कि मिडिल क्लास को बहुत तकलीफ है कि टैक्स लिया जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता है। खैर होता तो बहुत कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डायरेक्ट अरे वो बेनिफिट्स भी है मिडिल क्लास को। नहीं, मैं सर अपनी बात एक कंप्लीट एक कर लेता एक हूँ, एक सेकंड, प्लीज एक प्लीज सेकंड। हाँ, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज। बोलिए। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा था, पर ये मिडिल क्लास ये नहीं देखता है कि अपनी हार्ड अर्न इनकम जो है कहाँ दे रहा है, आफ्टर टैक्स जो इनकम बचती है वो किसके हिस्से जा रही है। हुँ, और वो सरकार इतना टैक्स नहीं ले रही, उतना तुम अपनी स्वेच्छा से किसी और के अपने ही किसी और के जिहाद को फंड करने में तुम अपने हाथ से दे के चले आ रहे हो, जो बाद में तुम्हारी लौटेगा, तुम्हारी गर्दन काटने के लिए। हुँ। तो सरकार को आई मीन टैक्स जा रहा है, ये दिख रहा है। आप आप अपने अपनी कमाई का पैसा, अपने हम्म। कमाई के पैसे से आप अपने दुश्मन को हथियार खरीदवा के दे रहे हो। बस आपको अपने अर्थ का ताकत नहीं पता। हुँ, और अब सनातन टूरिज्म हो रहा है सर, इससे तकलीफ किसको हो रही है? ये इन्हीं वामपंथी और इन्हीं इन्हीं लोगों को, क्योंकि इस पूरे सनातन इको टूरिज्म में पैसा आएगा तो हिंदुओं के हाथ आएगा, हाँ। अद्भुत तरीके से पैसा हिंदुओं के हाथ में आएगा। नहीं, वहाँ तो देखिए इंक्लूसिविटी का चिल्लाना शुरू कर देंगे कि इसमें मुसलमान बेनिफिशियरी क्यों नहीं है? अरे तोड़ने हाँ। वाले को तुम बेनिफिशियरी बनाओगे? जो आज भी तोड़ने की बात कर रहा है उसे तुम बेनिफिशियरी बनाओगे? और देखिए आज जो अभी आप देख रहे हैं लोग, कई सारे हम्म। मुसलमान जो है, हम्म। वो अभी राम का गाना गाने लगे हैं। क्यों? हाँ हाँ। हम्म। क्यों भाई? सर क्या हम नहीं पाकिस्तानी जानते? भारत का गाना गा रहे हैं अरे कि वो हे छोड़िए, भारत हमें ये ले लो। नहीं, ये मतलब राम का गाना गा रहे हैं, राम हमारे पूर्वज थे वगैरह। सबसे घटिया काम वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि राम इमाम हिंद है। बिल्कुल नहीं है। हम्म। मेरा बस चले, पैसा होता तो मैं ऐसे लोगों पर केस करवाता। तो सर इकबाल ने कहा था ना, तो इकबाल तो इनके बाप हैं। इकबाल की बात तो हमारे इकबाल हिंदू भी, इकबाल मनोज झा भी कोट इ- करते हैं। इकबाल जिन्ना तीनों थर्ड जनरेशन कन्वर्ट थे। हम्म। और इन लोगों में जो इंफीरियरिटी फीलिंग आती है, देखिए, इनको कन्वर्ट को ये विचार जो है, मतलब ये मत जो है, ये कन्वर्ट को बराबरी तभी देता है जब वो कन्वर्ट जहां से आया है उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे। हम्म। आप देखिए किसी भी कन्वर्ट में से आए हुए डॉक्टर वगैरह को कोई इज्जत नहीं देते वो लोग। हम्म। जो कन्वर्ट काफिरों का नुकसान करके, अपने ही जात भाइयों का, अपने ही प्रीवियस बिरादरन का नुकसान करके ये करे, उसको ये मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सही। तो इकबाल का सम्मान तो इसीलिए था, सजदा ना करो हिंद का, ये नापाक सरजमी का।
हुँ। चाहे वो शाह का ये आ गया तो? साले कन्वर्ट तो थे तुम। तो ये जो है, ऐसे थर्ड जनरेशन कन्वर्ट जो है, ये नुपुर शर्मा को फँसाने वाला भी तो थर्ड जनरेशन कन्वर्ट ही है। हुँ। बोला उसने बवासीर खुद अपने अहमद, तक़सीम रहमानी, तक़सीम रहमानी, हाँ। तस्लीम नहीं तक़सीम रहमानी, फूट हाँ। पाड़ने वाला ही तो है। हुँ। तो मतलब ये ऐसे कन्वर्ट जो है ना, थर्ड जनरेशन कन्वर्ट, वो भी तो कन्वर्ट है। बोला उसने, खुद तो बोला सर अपने मुँह से, बिल्कुल, थर्ड जनरेशन बिल्कुल। कन्वर्ट हूँ। अरे सर अब्दुल्ला अब्दुल्ला कश्मीर वाले सब साले कन्वर्ट ही हैं। ख़ैर इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे कि ये हाँ जी, ठीक कन्वर्ट्स है। जो हैं जब कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमारा आज का क्लिफ़ हैंगर है और हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे कि ये जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक बड़ा एक मुहावरा है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज़ खाता है। तो आखिर वो नए कन्वर्ट में इतनी क्रूरता, इतनी बदतमीज़ी, इतना वाहियातपना क्यों आता है? क्योंकि पूरा भारत का जो मुसलमान तंत्र है वो 90% कन्वर्ट है, ठीक नहीं, है? नहीं, नहीं केवल इसीलिए नहीं आता, वो उसको सम्मान पाने का, अपने मतलब हुँ। जहाँ गया है, नहीं, नहीं वही उनसे वही सम्मान, है कि नहीं, हाँ, क्या-क्या कारण हैं उनसे सम्मान पाने का वही ज़रिया है। और हाँ, और क्या-क्या कारण हैं जिसके कारण जो है वो एक तो कन्वर्ट होता है, वो आगे की पीढ़ी कैसे खराब होती है और अ, अगली पीढ़ी में फिर वो किस हुँ, प्रकार से वो अपने ही वालों का नुकसान करना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कंपैरेटिव टू द ओरिजिनल वन्स। तो हुँ, हुँ, इसके साथ आज की हुँ, हमारी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं आनंद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, समय देने के लिए। जी, आगे हम आपको बुलाते रहेंगे और आपसे ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। दर्शकों को भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपसे समृद्ध होते हैं। तो दर्शकों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बहुत ज़रूरी है ये बातें लोगों तक पहुँचाना। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।